गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। देखिए ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से देखिए क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ से आपको एसआई यूनिट के बारे में इस चैप्टर से पूछा जाएगा, डायमेंशनल फार्मूले पूछे जाएंगे या फिर फ्लक्स का जो हमारे पास स्पेशल कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन से क्वेश्चंस आपके लिए एग्जामिनर रेडी करता है। इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। गॉस थ्योरम है, काफ़ी आसान सी चीज़ है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। आपने अभी तक ऐसा आप मान के चल रहे होंगे कि सिर्फ एक लाइन के अंदर हम इसको कवर कर सकते हैं कि भैया टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट, लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है। गॉस थ्योरम में आप थोड़ा सा डिटेल से जाइएगा। डिटेल से जाने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स हमारे पास हैं, जिसमें से सबसे पहला टर्म हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास कोई सरफेस है, मान लिया ये अपने पास कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गो थ्रू हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रहे हैं परपेंडिकुलरली, उन सभी को अगर हम मेज़र करें तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको सिंपली अगर बिल्कुल बेसिक से लैंग्वेज में आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेस। किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होता है उसको मेज़र करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैलकुलेट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग थ्रू नॉर्मली परपेंडिकुलर सरफेस। यानी कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं ये उस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर बात करें मैथमेटिकल डेफिनेशन की, या आप बोले कि फिजिक्स के लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन दीजिए, तो उसमें सिंपल हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एरिया एलिमेंट ds का प्रोडक्ट एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E इंटीग्रेटेड ओवर सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर प्रोडक्ट कर दे एरिया वेक्टर के साथ और उसका इंटीग्रेशन करें ओवर द सरफेस। देखिए इसको ओवर द सरफेस के इंटीग्रेशन साइन को इस तरीके से लिखिएगा, इसको बोलते हैं ओवर द सरफेस इंटीग्रेशन। तो हमारे पास उस सरफेस का, उस पार्टिकुलर सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन का, देखिए आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताएं। इंटीग्रेशन जो है और एक हमारे पास जो साइन होता है समीशन, ये लगभग सेम तरीके से एक्ट करते हैं। यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के पूरे बड़े सरफेस का, पूरे बड़े पार्टिकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लिया ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के हम सिर्फ इतने छोटे से हिस्से को अगर रीड करें और इसका इंटीग्रेशन कर दे तो हमें पूरे सरफेस के बारे में, एंटायर सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन क्यों करा, ये जो है E.ds ये किसी छोटे पार्टिकुलर जो हमारे पास एरिया है उस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ऑब्टेन हो जाएगा। हमने क्या करना है, जो अभी जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है वो है, अगर स्मॉल एरिया पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला होता है। स्मॉल एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आएगा E a cos थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास है। अब देखिएगा यहाँ से 3 कंडीशंस हैं जो स्पेशल हैं, यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। कंडीशन क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एरिया के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एरिया के। देखिए इससे पहले एक बात समझिए, एरिया वेक्टर क्या होता है। अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस सरफेस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उस परपेंडिकुलर को बोलते हैं एरिया वेक्टर। ये बात समझ में आई। उस परपेंडिकुलर को यानी एरिया के परपेंडिकुलर किसी लाइन को, किसी वेक्टर को बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है एरिया के, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री।
तो फ्लक्स हमारे पास आ गया 0। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स कितना 0। सेकंड केस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जो है वो 0 हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA होता है, जिसको मैक्सिमम बोलते हैं। या फिर अगर किसी भी एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हैं तो उससे जो फ्लक्स ऑब्टेन होगा उसको EA कोस थीटा बोलेंगे। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन से ये आपने याद रखनी है। अब देखिएगा, किसी पार्टिकुलर एंगल पे, किसी भी एंगल पे, रैंडम किसी एंगल पे हम इसको बोल रहे हैं EA कोस थीटा, यानी कि इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया एरिया वेक्टर के साथ, तो हमारे पास ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, या फिर वोल्ट मीटर बोल सकते हैं, या फिर जूल मीटर पर कूलम। तीनों ही यूनिट्स आपने याद रखनी है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऑप्शन के अंदर तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो इसको देखिए, तीनों यूनिट्स को आपने बिल्कुल ध्यान से अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वोल्ट मीटर या जूल मीटर पर कूलम है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है ml3T-3A-1, ml3T-3A-1। ये चीज़ें थी, इसके बारे में बेसिक से ये सभी आपने याद करनी है। अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, मान लिया ये हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है। अगर फ्लक्स इस एरिया से बाहर की तरफ आएगा, अगर फ्लक्स एरिया से बाहर है, आउटसाइड है, मतलब बाहर निकल रहा है, तो उस केस में आप फ्लक्स को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। और अगर फ्लक्स एरिया के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, अगर एंटरिंग है तो उस केस में आप फ्लक्स को नेगेटिव लेकर के चलेंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया अगर फ्लक्स एंटरिंग है सरफेस के अंदर तो फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये कैसा। तो आपने बताना है कि भैया अगर एंटरिंग है तो नेगेटिव होगा, और अगर एग्जिट कर रहा है फ्लक्स एरिया से तो वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है, कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं इस चीज़ की, बस बता देते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एक एरिया में से जो फ्लक्स पास करता है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके SI यूनिट न्यूटन पर कूलम है। ये लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके ये सब चीज़ें। अब जो मेन कंसेप्ट है हमारा गॉस लॉ, इसके ऊपर आते हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है। देखिए गॉस लॉ हमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लिया हमारे पास ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के अंदर हमने चार्ज प्लेस कर दिया क्यू, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स हम ऑब्टेन करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ है बस। देखिए क्या कहा इन्होंने कि 1/ε नॉट टाइम्स द नेट चार्ज, नेट चार्ज यहाँ पे हमने चूज करा क्यों, ये बात समझ में आई। किसी भी एरिया के अंदर जो चार्ज है अगर उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास उस एरिया के थ्रू फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके जो यूनिट है वो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ याद रखनी थी आपने। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के लिए। एप्लीकेशंस के लिए क्या है, मान लिया हमारे पास ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है और इस एरिया के अंदर Q1, Q2, Q3 और माइनस का Q4, ये 4 चार्जेज हैं। तो नेट चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे भैया, हमने इन सभी चार्जेस का जो है सिंपल सम कर देना है, स्केलर सम जिसको बोलते हैं।
स्केलर सम करेंगे और इससे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे नेट चार्ज। जैसे कि मान लिया एक 5 है, दूसरा 4 है, तीसरा 3 है, एक हमारे पास माइनस का 7 है, तो इन सभी को ऐड करने पे हमें ऑब्टेन हुआ 5, तो नेट चार्ज हमारे पास आएगा 5। आई बात समझ में? यानी कि क्यू नेट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो अंदर में जितने भी चार्जेज हैं उन सभी चार्जेज का सम करना है। यहीं से एक और चीज़ निकल के हमारे सामने, मान लिया अगर मैं किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दूं, इसमें एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा? तो भैया ऐसी कंडीशंस में हमने क्या करना है, सम करना है। माइनस क्यू में प्लस क्यू ऐड करा तो हमारे पास आंसर कितना आया, 0, तो नेट चार्ज 0, और 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट, फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। इसका मतलब है अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर आप डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ से टोटल फ्लक्स जो है वो 0 रहेगा हर कंडीशन में। सेकंड देखिएगा, अगर चार्ज प्लेस कर दिया आपने सरफेस के बाहर तो उसको आपने इंक्लूड नहीं करना, उस चार्ज की वजह से सरफेस में जो फ्लक्स आएगा वो 0 रहेगा। इसका मतलब ये है, मान लिया हमारे पास ये है, यहाँ पे हमने क्यू कूलाम रखा है चार्ज, यहाँ Q1 कूलाम, फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस चार्ज को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिंपल Q अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखेंगे। ये हमारे पास कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स थे यहाँ से। अब देखिएगा एक जो जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर और आते रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी आते रहेंगे, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। इसका रिलेशन R के साथ किस तरीके से, ये R से किस तरीके से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसमें से देखिए अगर बात करें पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है 1/r के। उसी तरीके से अगर बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इसी तरीके से अगर बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r² के और पोटेंशियल 1/r के। इसका मतलब है कि स्फीयर और पॉइंट चार्ज देखिए सेम तरीके से एक्ट करते हैं, डिफरेंट सिर्फ किस में है, डाइपोल के अंदर। इस चैप्टर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इन क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिएगा ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इज, किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, उसके ऊपर टेंजेंट होगा, या 45 डिग्री पे। तो इसके लिए देखिएगा आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे 90 डिग्री पे होता है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे 90 डिग्री पे होता है। इसका मतलब है हमारा जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। बी सेकंड क्वेश्चन देखिए, टेंडेंसी टू श्रिंक ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप व्हेन इट चार्ज्ड इज, अगर आप किसी लिक्विड के ड्रॉप पे कुछ चार्ज दे देते हैं, नेगेटिव चार्ज दे दिए मान लिए, तो उसका श्रिंक होने का, सिकुड़ने का जो टेंडेंसी है, जो उसकी क्षमता है सिकुड़ने की, उसके साथ क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या पहले के जैसी रहेगी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भैया एक बात समझिए, हमारे पास एक रिपल्सन होता है। देखिए आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये बीच में हमारे पास कोई लिक्विड का ड्रॉप है। तो इस लिक्विड के ड्रॉप पे जब आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो देखिए क्या करेगा, ये दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को और ये एक दूसरे को। आई बात समझ में? रिपल्सन की वजह से इस पे, एक पे इस तरफ फोर्स लगेगा, एक पे इस तरफ, इस पर इस तरफ फोर्स लगेगा, इस पे इस तरफ, इसी तरीके से बाकी पेयर्स पे भी। तो ये जो हमारे पास जो बॉल है ये सिकुड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर ये सिकुड़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम हुआ तो देखिए ये और पास पास आ जाएंगे, तो ये और ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेज हमारे पास हैं, सेम चार्जेज हैं, तो एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करेंगे। इस वजह से इसका जो सिकुड़ने का टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आइएगा,
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q कूलम इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी गई है, तो पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास Q/4πε0 r के इक्वल है। सी ऑप्शन करेक्ट करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला था, कुछ भी इसमें खास चीज़ नहीं थी, तो आप इसको डायरेक्ट नोट करिए। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता तो यहाँ पर आर स्क्वायर कर देते, ठीक है ना, यहाँ पर आर स्क्वायर कर देते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो सिंपल Q/4πε0 r। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज। किसी चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा, तो ये 90 डिग्री पे रहेगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था ये 90 डिग्री पे रहेगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू गोसला के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन सही है, तो वे Q/ε0 नेट चार्ज अपॉन में ε0, ये गोसला बोलता है, यही गोस थ्योरम है हमारे पास, तो आपने इसको करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट चलिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। एक डाइपोल को आपने क्लोज सरफेस के अंदर इंसर्ट कर दिया तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। भैया एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर आप डाइपोल को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट टाइप के दो चार्जेज हमारे पास है, तो इनका जो नेट रिजल्ट आएगा वो 0 और 0/ε0, तो नेट फ्लक्स भी हमारे पास कितना 0। तो इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन आपने राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E एंड एरिया वेक्टर इज A, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और एरिया वेक्टर A है तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए, आपसे बताया था अभी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है, E/A cos थीटा के इक्वल है, तो जो बी ऑप्शन है ये आपने राइट करना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। इफ़ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज पॉजिटिवली देन पोटेंशियल इनसाइड इट विल। अगर आप किसी स्फीयर को चार्ज कर देते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो पोटेंशियल किस तरीके से रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनसाइड में जो पोटेंशियल है वो पहली बात तो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। इनसाइड में पोटेंशियल कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, और जिस तरीके का आपने चार्ज दिया है उसी टाइप का रहेगा। आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव रहेगा और यूनिफॉर्म यानी कि बी। लेकिन अगर यहीं पे बात करता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 0 होता है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब है जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा, ये हमारे पास मतलब है यूनिफॉर्म का। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलिए। एट द सेंटर ऑफ होलो चार्ज स्फीयर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों 0 होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इज 0 बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट। ये अभी बताया था कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इनसाइड में सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन से आपने करेक्ट करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे ये। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है, तो वोल्ट मीटर। फ्लक्स का एसआई यूनिट हमारे पास है वोल्ट मीटर। सेवंथ क्वेश्चन। द एंटायर चार्ज ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज ऑन, किसी भी कंडक्टर का सारा चार्ज उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। किसी भी कंडक्टर का सारा चार्ज उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। जब आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए या डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर में चार्ज इनपुट करते हैं, उसकी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। इसलिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। ये पूरा कंसेप्ट समझाया था वीडियो में।
तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो उसका सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। 8th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज्ड स्फीयर, किसी चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्फीयर के अंदर 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास उसके अंदर यूनिफॉर्म। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।